बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज 2 जून है, दिन है मंगल का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, अडयाला का घेराव, कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए और अलीमा खान और सुहेल अफरीदी आज दूसरी मरतबा इकट्ठे अडयाला की तरफ मार्च करेंगे। दोस्तों, अडयाला से क्या खबर आ रही है और रास्ते कैसे बंद किए गए और आज हुकूमत ने इन दोनों का रास्ता रोकने के लिए क्या इंतजाम किए, इसकी मुकम्मल तफसील मैं आपके सामने रखूँगा। और अचकज़ई साहब के ख़िलाफ़ मुकदमा, और क्या अब उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो उनकी तकरीरें हैं शायद वो पाकिस्तान में ताकतवरों को पसंद नहीं आ रही, और क्या उनकी गिरफ़्तारी का बाकायदा तौर पे इरादा कर लिया गया है, ये भी आपको बताएंगे। और दोस्तों, पंजाब आखिरकार मकरूज़ कैसे होगा, ये कहानी भी आपको सुनाएंगे। और फिर ईरान अमेरिका जंग के हवाले से आपको बता दें कि सीज़ फायर ख़त्म हो गया है, और उसके फौरी बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक टेलीफोन कॉल की और नेतन्याहू को बुरा भला कहा और एक्सेस ने इसको रिपोर्ट किया। इसकी भी मुकम्मल तफसील आपके सामने रखेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और दोस्तों, इनकी इतनी बेतकल्फ़ी कि आप गालियाँ एक दूसरे को निकालना शुरू कर दें, ये हमें क्या बता रहा है कि नेतन्याहू किसको कंट्रोल कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों के पीछे इनकी दोस्ती किस तरह पूरे मुल्क और पूरी दुनिया के ऊपर भारी पड़ी है, ये भी आपको दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, खबर ये है कि आज मंगल का दिन है और एक लिस्ट अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को दे दी गई है, जिसमें 6 लोगों के नाम हैं। डॉक्टर बाबर अवान है, इसके अलावा कुछ और लोग भी हैं जो आज खान साहब से मिलने की कोशिश करेंगे। याद रखिएगा कि 6 माह से इमरान खान के वकला को एक्सेस नहीं दिया गया। 2 दफ़ा ये एक्सेस मिला। एक दफ़ा इमरान खान के वकील सलमान सफदर साहब जाकर मिले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हिदायत के मुताबिक, और दूसरी मरतबा भी ये मुलाकात जो है वो अदालत की इंटरवेंशन के बाद हुई। लेकिन जो वकालतनामे का मामला है उसके ऊपर दस्तखत करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि जो खालिद यूसुफ साहब हैं वो 4 घंटे अडयाला के भाई इंतज़ार करते रहे, लेकिन उनके लिए अडयाला के दरवाजे नहीं खुले। और दोस्तों, आज का दिन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुहेल अफरीदी दूसरी मरतबा आ रहे हैं, और अगर ये इसी तरह प्रेशर बिल्टअप करते रहे तो यकीनन इमरान खान की मुलाकात ज़रूर होगी। और अब वो वक्त आ गया है कि जब मज़ाहमत के ज़रिए ये बंद रास्तों को खोला जाएगा, क्योंकि मुज़ाकरात कहीं पे नहीं हो रहे। और जो लोग ईद से पहले कह रहे थे कि हमारी बात हो रही है, उनको शायद ये पिछले 2-3 दिनों के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई, अचकज़ई के ख़िलाफ़ मुकदमा, फिर उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 6000 पुलिस अफसरान, पुलिस जो एहलकार हैं उनको तैनात किया जा रहा है, वहाँ पे पुलिस गर्दी हो रही है, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, और इसके साथ साथ सुहेल अफरीदी विद इन द पार्टी उनके घेरा तंग किया जा रहा है। ये तमाम इंडिकेटर्स हैं कि किसी लेवल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात नहीं हो रही। फिर एक और ख़बर भी आई कि आर्मी चीफ जाकर मिले हैं साबिक इशफाक परवेज़ कियानी साहब, और उसका भी एक रिबर्टल आ गया कि इसमें भी कोई सदाकत नहीं है। तो ये तमाम इंडिकेटर्स थे कि इमरान खान की जमात के अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट करना, लोगों को एंगेज करना और एक उम्मीद दिलवाना। और पिछले 3 वर्षों से हम यही देख रहे हैं। अगस्त के अंदर खान साहब को 3 साल हो रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने आज एक ख़त लिखा है, वो भी मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको बता दें कि खालिद यूसुफ चौधरी साहब का एक बयान, वही कहते हैं कि मैं आज अडयाला जेल इमरान खान और बुशरा बीबी से अलकादी ट्रस्ट केस में दरख्वास्त ज़मानत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के लिए वकालतनामों पर दस्तखत करवाने की गर्ज से गया। मैं तकरीबन 4 घंटे इंतज़ार करता रहा, मगर जेल हुकाम की जानिब से वकालतनामों पर दस्तखत ना करवाए गए। अलकादी ट्रस्ट केस से मुतल्लिक वकालतनामे 25 मई को जेल हुकाम को फराहम किए गए थे, लेकिन ताहाल इन पर दस्तखत नहीं करवाए जा रहे। मुझे ईद के बाद दोबारा आने का कहा गया। वकालतनामों पर दस्तखत ना करवाना इमरान खान और बुशरा बीबी की इंसाफ तक रसाई में रुकावट डालने के मुतरादिफ है। हम अलकादी ट्रस्ट केस में दरख्वास्त जमानत बगैर फैसला निपटाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना चाहते हैं, लेकिन वकालतनामों पर दस्तखत की इजाज़त नहीं, और ताकि कानूनी कार्रवाई आगे न बढ़ सके। देखिए, पाकिस्तान के अंदर ना ये अदालतों में इसी तरह होता है। जब आपने किसी केस को नहीं चलाना होता ना, तो वकील क्या करते हैं कि वो टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर केसेस को डील किया जाता है। मैं आपको उसके एग्जांपल दे देता हूँ कि जब भी तारीख का सवाल किया जाता है तो उसके पीछे मंतक ये होती है कि इस केस को लटकाया जाए, और जब भी दूसरी तरफ से जवाब नहीं आता और अदालत बार बार आपको मौका देती है, और अदालत की जो डेडलाइन जब ख़त्म होने के करीब होती है तो वकील साहब आकर कहते हैं कि जनाब हमें वक्त दे दिया जाए, या फिर वकील तब्दील कर दिया जाता है, या फिर नई तारीख लेकर उस केस को बंद करने की कोशिश की जाती है। तो ये टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर ही काम होते रहे। लेकिन दोस्तों, ये पहली दफ़ा हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर अदालतें इमरान खान की केस को चलाना नहीं चाहती।
अपील के मामले के ऊपर पिछले 5-6 माह से आप देख लें, लास्ट टाइम जब जज साहब के सामने ये अपील का मामला किया तो उन्होंने कहा जी कि नंबर नहीं लग रहा। उन्होंने कहा नंबर लगा देंगे तो उसके बाद आपको तारीख भी मिल जाएगी, और फिर एक मुस्कुराहट के साथ उन्होंने केस को बंद कर दिया। इस बात को भी 3 माह हो गए, लेकिन इमरान खान की सज़ा मुअत्तली, अपीलें, जितने भी केसेस हैं इन्हें लगाया नहीं जा रहा। तो ये वकील काम करे तो समझ में आती है कि उनके कुछ मकासद होते हैं, लेकिन अदालतें ये काम करें तो यकीनन इनकी डोरें जिनके हाथ में हैं वहीं से इनकी डोरों को खींचा जा रहा है। दोस्तों अब आ जाते हैं कि वो ग्रुप जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इमरान खान के नॉमिनेटेड वज़ीर आला सोहेल अफरीदी के खिलाफ साजिशें कर रहा है। दोस्तों ये जो ख़त लिखा गया, अगर आप इसको पढ़ें, मैं 3-4 चीज़ें आपके साथ शेयर भी करूँगा। ये हमें क्या बता रहा है? इनको किसी ने पार्टी में समझाया कि यार यहाँ पर जो इमरान खान के साथ खड़ा होगा वही सर्वाइव करेगा जमात के अंदर, और जो इमरान खान के ख़िलाफ़ हो जाएगा या इमरान खान के मुखालफिन के साथ मिलकर इस पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश करेगा, पाकिस्तान का सोशल मीडिया से छोड़ेगा नहीं। लोग इनकी शनाख्त परेड करेंगे, इनके खिलाफ तहरीक चलेगी, तो लिहाजा ये काम मत करना। और फिर ये लेटर आ जाता है, एक ख़त, और मुखातिब कौन था? बैरिस्टर गौहर, जिसने खुद कभी इमरान खान की रिहाई के लिए कभी कोई कॉल नहीं दी। जब भी तहरीक अपने अरूज पर होती है ये उस तहरीक को ख़राब करने के लिए आ जाता है। ये तमाम लोग मिलकर एक ख़त लिखते हैं, और मुखातिब कौन है? बैरिस्टर गौहर। बैरिस्टर गौहर से अच्छा तो सोहेल अफरीदी था, और है, जो बार बार कोशिश कर रहा है। आपने कितने धरनों की कॉल दी, आपने कितनी दफ़ा इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का कहा। आप चलें ना अलीमा खान के साथ जाकर बैठें। अलीमा खान को ये कहना ना पड़ता कि कभी कभी आओगे ना तो लोग तुम पर फिर तनकीद करेंगे। तो सो ग्रुप बंदी की तरदीद कर दी गई तमाम अरकान की तरफ से, और जो इसका मतन है इसको ज़रा मुलाहिज़ा करें कि इमरान खान की रिहाई अव्वलीन तरजीह है। रिहाई के लिए ज़्यादा मौसर, जामे और नतीजा खेज हिकमत अमली बनाने का मुतालबा है। बना लो, जाओ, जाकर आज सोहेल अफरीदी के साथ खड़े हो और वहाँ पर बैठो, धरना दो, मज़ामत करो, और अगर तुम्हारे राब्ते हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से, उन राब्तों को इस्तेमाल करो, कोई रास्ता निकालो। लेकिन ये नहीं करेंगे। सिर्फ इनका मकसद है कि पार्टी के अंदर हमने एक कन्फ्रंटेशन बनानी है। तो सो ये तनकीद का मकसद ये है कि इन लोगों को इकट्ठा किया जाए, ये जो 91-92 जितने भी लोग हैं, और फिर नेशनल असम्बली, आपके बाद पास सिंध असम्बली, पंजाब असम्बली, ये सब लोग मिलकर 300 बन जाते हैं। आपको 1000 मरतबा हमने इस प्लेटफॉर्म पे, अपने बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी जब भी हमें मौका मिला, ये बात आपको समझाने की हमने कोशिश की कि 300 बंदा अगर सिर्फ अडयाला के बाहर जाकर बैठ जाए ना, तो पुलिस वालों को, SHO को पता होगा कि यार सारे MNAs हैं, ये सारे MPs हैं। अगर हमने इनको हाथ लगाया, सेनेटर्स भी इसके अंदर मौजूद हैं, तो हमारे साथ पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया से हमें कन्फ्रंटेशन का सामना करना पड़ेगा। देखें कितनी बड़ी हेडलाइन बनेगी कि पाकिस्तान की ओपोजिशन, पाकिस्तान के सेनेटर्स, पाकिस्तान में तमाम जो असम्बलीज़ हैं उनके ओपोजिशन के जितने भी बेंचेस में लोग बैठे हुए हैं, जो अरकान थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, पूरी ओपोजिशन को। लेकिन ये ऐसा नहीं करते। देखिए जब भी अलीमा खान वहाँ पे गई, वर्कर के बारे में उन्होंने क्या कहा था कि यार इनको ना भेजा करो, उनको कहा कि आप घर में रहें, क्योंकि ये आपको गिरफ्तार करके दूर दराज इलाकों में जाकर मुकदमात बनाते हैं, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर लोग आपके पीछे भी नहीं जाते। इससे बेहतर ये है कि आप घरों में रहें। और MNAs, MPs, ओहदेदारान को आना चाहिए, क्योंकि इनको ये गिरफ्तार नहीं करते। यही कहा था ना। सो 300, ये जो स्पेशल नंबर 300 का है, ये अगर जाकर वहाँ पे बैठ जाए, और अगर आप ओहदेदारान को इसमें शामिल करें, नंबर और ऊपर चला जाएगा। अगर आप इसमें टिकट होल्डर्स को शामिल करें, ये नंबर मज़ीद प्लस हो जाएगा। और अगर इसके साथ साथ वो लोग जिनको हरा दिया गया, आप उनको भी शामिल कर लें, तो ये कम से कम 1000 का नंबर है। और अगर 1000 बंदा वहाँ पर जाकर बैठ जाए और अपने साथ 5-5 बंदे भी लेकर आएँ, तो 5000 बंदा बन जाता है। 10 बंदे लेकर आओगे, 10,000 बंदा बन जाएगा। लेकिन ये क्यों नहीं किया जाता? जो जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकी गिलगित बल्तिस्तान के पूरे माहौल के अंदर, आप उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? वहाँ पर फिर आपको इसी किस्म के लतीफ़े पढ़ने को मिलेंगे। ये लतीफ़े जो इस वक्त अरकान आपको सुना रहे हैं कि जनाब हिकमत अमली नहीं। भाई हिकमत अमली आप लोगों ने बनानी है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया, सहाफ़ी, इंडिपेंडेंट, वो तो अपना काम कर रहे हैं। वर्कर तो शहीद भी हुआ, ख़ानदान के ख़ानदान उजड़ गए। लेकिन यहाँ पर ख़त लिखकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। आपको अगर वाकई किसी चीज़ के ऊपर आपकी रिजर्वेशंस थी तो तालिबानी पार्टी के अंदर जाकर बैठ जाते। लेकिन जानबूझकर इस मसले को हवा दी जा रही है। मौजूदा तहरीक पर अदम एतमाद और एहतजाज, सियासी तहरीक मतलूबा नताइज हासिल करने में नाकाम रही। कारकुनों में बेचैनी है, इमरान खान की रिहाई में ताख़ीर है, तहरीक की कमज़ोरी के बायस कारकुनों में इज़्तिराब बढ़ रहा है। ये जो वर्कर्स को इस्तेमाल करके अपनी आप
اپنا جو سکور سیٹل کر رہے ہیں یہ بند کر دیں. ورکر پچھلے 3 سالوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ احتجاج کرو. ورکر 8 فروری کی رات کو بھی یہ کہہ رہا تھا کہ نکلو. آج وہ اسد کیسر صاحب کو یاد آ گیا کہ اگر گلگت بلتستان کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا تو جو غلطی ہم نے 8 فروری کو کی تھی ہم وہ غلطی نہیں دہرائیں گے اور ہم احتجاج کریں. کاش آپ احتجاج کرتے اسد کیسر. آج پاکستان کے اندر جو 25 کروڑ عوام ہے نا اس تکلیف سے نہ گزر رہی ہوتی. آج ہمیں IMF کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑتے. آج پاکستان کے اندر بجلی سستی ہوتی. آج پاکستان کے فیصلے ہم کر رہے ہوتے. لیکن ہمیں ہر محاذ کے اوپر مار پڑ رہی ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جس کو مینڈیٹ ملا, جس کے پاس طاقت تھی, جس کے پاس اسٹریٹ پاور تھی, آپ نے لوگوں کو موبلائز ہی نہیں کیا. قیدی کارکنوں اور رہنماؤں کا مسئلہ, گرفتار کارکنوں اور رہنماؤں کی رہائی. اب دیکھیں یہ جو قیدی کارکنوں کی بات کر رہے ہیں, آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہوں گے, یہ جو 25-20 لوگ جنہوں نے خط لکھا, آپ خود جا کر کھڑے ہوئے, اور کتنے لوگ ایسے تھے جنہوں نے جا کر ان کے ساتھ ان کے خاندان کے لوگوں کو جا کر چیک کیا؟ کسی نے نہیں کیا. یہ صرف لفظوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. یہ روٹی کپڑا مکان جیسا والا معاملہ ہے اور کچھ نہیں ہے. بھٹو آج بھی زندہ ہے اور ان کی مزاحمت آج بھی زندہ ہے. قانونی محاذ مضبوط بنانے کی ضرورت. عمران خان اور پارٹی رہنماؤں کے مقدمات کے لیے مربوط اور فعال قانونی حکمت عملی اختیار کرنے کی سفارش. اللہ کرے جی ایسا ہو. خیبر پختونخوا میں گڈ گورننس. صوبے میں عمران خان کے ویژن, میرٹ, شفافیت اور بہتر طرز حکمرانی کا نفاذ. غیر متعلقہ افراد کی مداخلت, یہ بھی انہوں نے اس میں لکھا گیا. اور پھر اور بھی اس میں باتیں جو ہے وہ کئی گئی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, آپ یہ اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن سوال دوستو یہاں پہ یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے ایسے خطوط سے کام نہیں چلے گا. دیکھیں ایسے خط تو آپ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی لکھے, کیا بنا؟ سپریم جوڈیشل کونسل نے اس کو کلین چٹ دے دی ہے. ایسے خطوط لکھنے سے عمران خان کو رہائی نہیں ملے گی, تحریک چلانے سے عمران خان کو رہائی ملے گی. اور اب آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کہاں کھڑے ہونا ہے. آپ سہیل افریدی کے مخالفین کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے یا سہیل افریدی کی بازو بنیں گے؟ اور اگر آپ لوگ یہ نہیں کر سکتے تو خدا کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیں اور قوم کو بیوقوف بنانا, کیونکہ یہ پوری قوم کی اس وقت جو انرجیز ہیں وہ اس وقت ضائع ہو رہی ہیں اور قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے اور آپ اپنی کرسیوں کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور دوستوں آپ کو خبر یہ بھی دیں کہ اچکزئی صاحب کے خلاف مقدمہ جیسے ہی درج ہوا تو اس کے اوپر پاکستان کے سوشل میڈیا پہ تو جو ریئیکشن آنا تھا جی وہ آیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ تحریک تحفظ پاکستان نے جو ریئیکشن دیا, اور پھر یہ ملک کے لیے کتنا خطرناک ہے کہ اپوزیشن لیڈر کے خلاف آپ نے ایک مقدمہ درج کروا دیا اور وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ تنقید کر رہا ہے اور آپ کو تنقید پسند نہیں آئی. رد عمل کیا ہے جی کہ محمود خان اچکزئی نے اپنے علاقے کے عوام کے مسائل, مشکلات اور احساسات کی ترجمانی کرتے ہوئے جو موقف اختیار کیا وہ دلیل, حقائق اور زمینی حقائق پر مبنی تھا. بدقسمتی سے جبر, تسلط اور اختلافی آوازوں کو دبانے والے عناصر یہ برداشت نہ کر سکے اور عوامی نمائندہ ریاستی پالیسیوں پر تنقید اور حقائق پر مبنی گفتگو کرے تو اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. اب دوستو ہوگا کیا کہ یہ اچکزئی صاحب کے خلاف مقدمہ دائر کر کے رکھ لیں گے اور پھر ان کو ڈرایا جائے گا, ان کو کہا جائے گا کہ بھئی مقدمہ درج ہو گیا اور اب کارروائی کے لیے تیار ہو جاؤ. جس طرح انہوں نے عمر ایوب کے ساتھ کیا, مقدمہ درج ہوا, سزا ہوئی, اسے پھر کرسی سے ہاتھ دھونا پڑا, تو اچکزئی صاحب کے خلاف. دوستو فضل الرحمان صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ کے پرانے متر اور محمود خان اچکزئی جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا, یقیناً آپ اس کی مذمت کریں گے اور اس تحریک کا حصہ بنیں گے جو محمود خان اچکزئی چلانے کی خواہش رکھتے ہیں. لیکن وہ کب چلائیں گے یہ محمود خان اچکزئی صاحب بتا سکتے ہیں. اب تو تمام حدیں پار کر چکے ہیں لوگ اور تمام ریڈ لائنز کو کراس کیا جا چکا. اور دوستو آپ کو خبر یہ بھی دیں کہ خواجہ صاحب کی ٹویٹ غریب کا سر لے گئی اور لیسکو والے پھر بچ گئے, اور قصور پولیس نے لیسکو حکام کی درخواست کے اوپر مکینک شبیر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا. اچھا یہ مقدمہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اب اس میں بتایا جاتا ہے کہ ملزم خود ہی ٹرانسفارمر اتار کر لے گیا اور ٹھیک کر کے واپس رکھ گیا. یعنی بہت ہی نیک کوئی ملزم تھا کہ اسے خیال آیا کہ یار ٹرانسفارمر خراب ہے, انہیں چکو تو لے کے آپ جانے ہیں, اس کو ٹھیک کریں گے اور واپس لے کر آئیں گے. وہ کہتا ہے جی کہ جو مٹیریل اس میں جو تار استعمال کی گئی ہے وہ غیر معیاری تھی اور لیسکو کو 4,70,000 کا نقصان پہنچایا. اچھا جی, اب سوال یہ کہ اس کو کس نے کہا تھا کہ جا کر تم وہاں سے جو ٹرانسفارمر اسے اٹھاؤ اور ٹھیک کر کے رکھ جانا, اور یہاں پہ معاملہ 80,000 کا تھا, یہ 4,70,000 کہاں سے آ گئے؟ تو یہاں پر نا ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا. پاکستان کے اندر سر یہی حالات ہیں کہ ایک وزیر کہتا ہے کہ مجھے 80,000 روپے کی رسید نہیں مل رہی, اور جو مقدمہ درج کیا گیا اس میں 4,70,000 کا سوال ہے کہ اس نے لیسکو کے نقصان پہنچایا. خواجہ آصف صاحب ثبوت کیا دیں گے, اور جو پیسے انہوں نے دیے یا جس
गांव की वो बात कर रहे हैं, यानी लेस्को वाले सारे के सारे उनको क्लीन चिट दे दी गई और आखिरकार बचता कौन है जी? एक गरीब जिसको आपने फंसा दिया। अब दोस्तों सहाफ़ी सनाउल्लाह साहब ये बताते हैं जी कि मिनिस्टर कॉलोनी में शहबाज शरीफ ने ऐसे अफराद को भी सरकारी घर अलॉट कर रखे हैं जो वजीर नहीं, इसके बावजूद इनमें से बाज़ ने मुबैना तौर पर 5 करोड़ रुपए तक पाकिस्तानी कौम के टैक्स के पैसों से अपने घरों की मुरम्मत और तज़ीन व आराइश कर रखी है। तो शहबाज शरीफ साहब, इसे कहते हैं शहबाज स्पीड, और इस स्पीड का दोस्तों कोई मुकाबला नहीं है। मरियम ने कोशिश की है पंजाब के अंदर नाम रोशन करने की, वो भी मैं आपको कहानी सुना देता हूँ। पंजाब जी अरबों का मकरूज हो गया। पंजाब मुल्की और गैर मुल्की इदारों का 1691 अरब रुपए का मकरूज है। पंजाब के कर्जों में गुज़श्ता जून के मुकाबले में मार्च तक तकरीबन 67 अरब की कमी आई। दस्तावेज़ात के मुताबिक जून 2025 में कर्जों का हजम 1757 अरब रुपए था, जो कम होकर 1691 रुपए रह गया। दिसंबर से मार्च के दरमियान कर्जों में 13.2 अरब रुपए कमी आई और दस्तावेज़ात के मुताबिक पंजाब के ज़िम्मे कर्जों में 42% बैनुल-अक़वामी तरक्याती इदारों से लिया गया, 20% एशियन डेवलपमेंट बैंक और 18% चीन से कर्जा जात हासिल कर रखे हैं। तो हमारा मुल्क कर्जे पे चल रहा है ना, मुल्क की इकॉनमी नहीं है, मुल्क में जो मुआशी निज़ाम है मुकम्मल तौर पे कोलैप्स कर चुका। पाकिस्तान की इंडस्ट्री नहीं, पाकिस्तान का जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, पाकिस्तान के बच्चे मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं, पाकिस्तान में किसान का इस्तेसाल हो रहा है, गंदम माफिया दोबारा से एक्टिव हो गया, शुगर माफिया दोबारा से एक्टिव होकर अर्जी भी डाल चुका है चीनी को पाकिस्तान से बाहर भेजना है। अरे ज़ालिमों, इस चीनी को अगर ज़्यादा वाफर इसकी क्वांटिटी में मौजूद है तो फिर इसकी कीमत को कम कर दिया जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके, लेकिन नहीं, चूँकि आपने पैसा कमाना है और ये पाकिस्तान से पहले चीनी बाहर जाएगी, फिर कहा जाएगा कि मुल्क के अंदर चीनी की किल्लत होगी, लिहाजा हुकूमत हमें सब्सिडी दे और फिर एक दोबारा सब्सिडी देकर मज़ीद पैसा कमाया जाएगा। तो पाकिस्तान में सर अंधेर नगरी है और कुछ लोगों की बादशाहत है। और देखें, जब आप ना डील कर लेते हैं ना, फिर आपको जिनसे डील होती है वो भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और जिन्होंने डील की होती है वो तो खैर दिन दिहाड़े डाके डाल रहे हैं। उन्हें ही पता होता कि यार अच्छा, अगर हमने 28वीं तरमीम 27वीं तरमीम इन लोगों के हाथ मजबूत करने हैं तो बदले में या फिर हम जो मर्जी करें। और दोस्तों, इनकी इस कारकर्दगी से ना आज मुझे ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की एक लाइन मेरे सामने आई जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि मुनासिब तवज्जो दी जाए तो गिलगित बल्तिस्तान स्विट्ज़रलैंड बन सकता है। बिल्कुल ठीक है, स्विट्ज़रलैंड बन सकता है। इमरान खान ने कोशिश भी की और खान साहब के दौर में सियाहत अपने अरूज पर थी, इससे पहले भी ऐसा हुआ है, ये नहीं है, लेकिन इमरान खान ने ख़ास तौर पे टूरिज़्म को बतौर इंडस्ट्री दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाया। एंड ऑब्वियसली इमरान खान वॉज द एम्बेसडर इन सच अ वे कि उसने पाकिस्तान के हालात को, पाकिस्तान की खूबसूरती को दुनिया के सामने रखा, इस्लामोफोबिया का मामला रखा, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ख्वाजा साहब की इस बात से ना मैंने कुछ चीज़ों को रिविज़िट किया, माजी के नवाज शरीफ के दौर को और बेनज़ीर के दौर को, कि मुल्क के अंदर 78 बरसों से जब हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि हुकूमतें तो इनकी थी तो कुछ कर लेना था। दोस्तों ज़रा मुलाहिज़ा करें, पहली बार 1990 से 1993 नवाज शरीफ साहब, ठीक है जी, वज़ीर-ए-आज़म बने। फिर दूसरी बार 97-99 नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म। तीसरी बार 13-17 नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म। चौथी बार 2022 से 23 शहबाज शरीफ साहब। फिर पांचवी बार 24 और अब तक शहबाज शरीफ, यानी भाई के मुकाबले में 2 बार तो वज़ीर-ए-आज़म बन गए, तीसरी बार एक कोशिश ज़रूर करेंगे। तो एक ही ख़ानदान के पास 5 मरतबा हुकूमत रही और गिलगित में आपकी वैसे भी हुकूमत रही है, मरकज़ में, पंजाब में। और फिर इसके बाद बावजूद आप क्या कहते हैं कि जनाब अगर हमें मौका मिलता तो हम ये कर देते, अगर हमारे वोट को इज़्ज़त मिलती तो हम पाकिस्तान के अंदर दूध और शहद की नहरें आपको बहती हुई दिखाते। तो पाकिस्तान में इन ख़ानदानों को ना अब ये कुछ जुमले मिल गए हैं। लेकिन दोस्तों, आज के बाद यानी 2 जून 2026 के बाद की जो सियासी जो मंजरनामा है, जो तस्वीर हमारे सामने है, सवाल ये है कि ये किसको बुरा भला कहेंगे। आज वो मैं देख रहा था कि हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब जो है वो इमरान खान पे तनकीद कर रहा है। भाई, इमरान खान का गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन से क्या ताल्लुक़ है? इमरान खान जेल में है। हाँ, इमरान खान का वोटर मैदान में ज़रूर मौजूद है, इमरान खान का वर्कर मैदान में ज़रूर मौजूद है, इमरान खान के कारकुनान, इमरान खान के उम्मीदवार इस वक्त मैदान में मौजूद ज़रूर हैं। आप उनके साथ मुकाबला करें। तो सो मैंने आपको ना इससे पहले भी बताया था कि 3 इलेक्शंस गिलगित बल्तिस्तान के मैं कवर कर चुका हूँ और बड़ी डिटेल्ड रिपोर्टिंग हमने की। और गिलगित से मेरा एक ख़ास ताल्लुक़ भी है। 12 साल मैं गिलगित में ख़ुद भी रहा हूँ और गुप्पिस एक तरह से मेरा होम टाउन भी था।
اور گلگت کے حالات کو میں بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں. میں نے اوور دا ایئرس گلگت کی جو پالیٹکس تھی ہمیشہ اسے جماعت خانے کے ساتھ جڑے ہوئے دیکھا. میں نے امام بارگاہ کے ساتھ جڑے ہوئے دیکھا. میں نے جو علامہ صاحب کہیں گے وہی ہوگا, اسی کو ووٹ دیا جائے گا. اور لوگ پتہ کیسے وہاں پہ جو گلگت بلتستان سے جن کا تعلق ہے وہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ جب بھی کوئی اکٹھ بلایا جاتا ہے وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ علامہ صاحب نے کہہ دیا, مولوی صاحب نے کہہ دیا, مسجد کا حکم ہے, کمیٹی کا حکم, اسی طرح بات ہوتی ہے. تو اب ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ ہم ووٹ فلاں بندے کو دیں گے. اسی طرح وہاں پہ جس طرح جرگہ نہیں کو بلایا جاتا, اسی طرح ووٹ کا فیصلہ ہوتا ہے. لیکن اوور دا ایئرس ہم نے یہاں پہ بھی ٹرانزیشن دیکھی. اور ٹرانزیشن کیا تھی؟ پہلی مرتبہ جو پورے پاکستان میں آپ کو تیسری جماعت ملی نا 2018 میں عمران خان کی شکل میں ایک نئی طاقت آئی, وہی ہم نے اب گلگت بلتستان کے اندر بھی دیکھا. یہاں پہ جس کی مرکز میں حکومت ہوتی ہے وہی آپ کو گلگت کے اندر اور کشمیر میں حکومت بناتا ہوا نظر آئے گا. لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ یار ہمارے کام کون کرے گا؟ اگر ہم اپوزیشن میں ہوئے اور مرکز میں ہماری حکومت نہیں ہوئی تو ہماری تو کوئی نمائندگی نہیں کرے گا. اگر پیپلز پارٹی مرکز میں ہے تو یہاں پہ بھی انہی کی حکومت بننی چاہیے. اس طرح سے لوگ سوچتے ہیں, بارگیننگ کرتے ہیں. لیکن پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ان سیاسی جماعتوں کی ایفیلیشن سے ہٹ کر لوگوں نے عمران خان کا نعرہ لگایا ہے. انہیں معلوم ہے کہ عمران خان قیدی نمبر 804 جو وہ جیل میں بڑا ہوا ہے وہ الیکشن میں نہیں ہے, لیکن اس کے ورکرز ہیں, اس کی جماعت ہے, ہم نے اس کو جتوانا ہے. ان کو معلوم ہے کہ عمران خان پاکستان کے لیے قربانی دے رہا ہے. انہیں معلوم ہے کہ مرکز میں عمران خان کی حکومت نہیں ہے, لیکن وہ یہ کام کر رہے ہیں. تو خواجہ صاحب کی خواہش ہے جی کہ سوئٹزرلینڈ بنے. بالکل بن سکتا تھا اگر آپ کی حکومت 5 مرتبہ نہ آتی. پاکستان یقیناً سوئٹزرلینڈ بن چکا ہوتا. اور گلگت بلتستان, آئی ڈونٹ نو آپ میں سے کتنے لوگ گلگت بلتستان گئے ہیں. آپ اسکاٹ لینڈ کو بھول جائیں گے, آپ سوئٹزرلینڈ کو بھول جائیں گے. اور ہم نے اپنی کبھی اس انڈسٹری کو فلرش ہونے ہی نہیں دیا. اگر اس کے اوپر توجہ دی جائے تو یقیناً سوئٹزرلینڈ بن کیا سکتا ہے جی؟ بالکل ہے. پھنڈر اگر آپ جائیں نا تو جو دریا ہے سڑک کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور بالکل خاموش. پھنڈر میں نا اسے سلیپنگ ڈیڈ کہا جاتا ہے اس مقام کو جہاں سے وہ دریا گزر رہا ہے. لیکن تھوڑی آپ دور جاتے ہیں تو وہی دریا شور مچانا شروع کر دیتا ہے. تو یہ قدرت کا ایک تحفہ ہے پاکستان. اور جتنا خوبصورت یہ علاقہ ہے ہم نے اسے دنیا کے سامنے صحیح انداز میں پریزنٹ ہی نہیں کیا. اگر ہم نے کیا ہوتا تو دنیا بھر سے لوگ آتے. ٹورزم ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے. حالات آپ کے ٹھیک ہوں گے تو دنیا میں پاکستان میں کوئی آئے گا نا. تو ہم نے اس امپریشن کو ٹھیک کرنا ہے. اور دوستوں آپ کو ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ یہ دے دوں کہ پاسداران انقلاب نے امریکی ملکیت کے کمرشل بحری جہاز کو کروز میزائل سے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے. ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا کہ اس نے امریکی ملکیت کے حامل پاناما کے پرچم تلے چلنے والے بحری جہاز MSC سارسکا کو کروز میزائل سے نشانہ بنایا. ایرانی میڈیا کے مطابق آئی پاسداران انقلاب کی یہ کارروائی عمان کے قریب ایک ایرانی جہاز پر حملے کے رد عمل میں کی گئی ہے. تو اس کی ایک باقاعدہ ایک ویڈیو بھی جاری کی گئی جس میں کروز میزائل کو لانچ ہوتے ہوئے دکھایا گیا. اور اس کے بعد دوستوں ہوا یہ کہ جس جہاز کو ٹارگٹ کیا گیا تھا اس کی بھی ایک تصویر جو ہے وہ شیئر کی گئی پاسداران انقلاب کی طرف سے. میں آپ کو اس حوالے سے ایک اپڈیٹ یہ بھی دے دوں. اور ایکسیس نے اس کو رپورٹ کیا ہے اور گالیوں کا تبادلہ ہوا جب ڈونلڈ ٹرمپ کی نیتن یاہو سے بات ہوئی. لبنان کے اندر جو حملے ہو رہے تھے, ادھر سے جو مذاکراتی عمل کو معطل کر دیا گیا, تو اس کے فوری بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو فون کر کے گالیاں دی ہیں اور اسے ایکسیس نے اسی طرح رپورٹ کیا. اور اس کے فوری بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کی. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ آئندہ 1 ہفتے میں ایران کے ساتھ معاہدہ ہو جائے گا, جنگ بندی میں توسیع کی جائے گی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ان کے خیال میں آئندہ ہفتے یہ معاہدہ ضرور طے پا جائے گا. انٹرویو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ ایران سے معاہدے کے تحت جنگ بندی میں توسیع کی جائے گی اور آبِ ہرمز کو دوبارہ بحری آمد و رفت کے لیے کھول دیا جائے گا. تو اس پر ہم نے تفصیل سے بات کی ہے. عرفان ہاشمی ٹاکس میں جا کر اسے ضرور دیکھیے گا. اپنے کمنٹس بھیجیں, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آپ سے دوپہر کو ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نے